हेलो एंड वेलकम बैक। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। सेशन 1 में पीवाईक्यूज कुछ लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। सो इस सेशन में हम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मीनवाइल जो भी लेक्चर्स हैं उसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, जो मेन टॉपिक्स रिगार्डिंग एनवायरनमेंट जियो साइंसेस के कुछ लेक्चर रह गए हैं, तो वो सब हम धीरे धीरे करके एक एक करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक मीनवाइल हम ये सब भी जारी रखें। ठीक है, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसके कारण हम चीज़ें थोड़ी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब वो उस पर हम लगे हैं कि सॉल्व हो जाएं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि करें, बार बार करके करें। ठीक है, कई बार कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं तो उस पर हम लगे हुए हैं। और सेकेंड थिंग ये कि हम आवाज़ पे भी हम काम कर रहे हैं कि साउंड वाइज जो भी कंप्लेंट है कि वो भी सही से आए। सेकंड, थोड़ा पेस को हम नॉर्मल रखना चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट पेस है बट उसको हम थोड़ा नॉर्मल पेस पे रखेंगे सो दैट कि चीज़ों को थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर आपको एफर्ट सही लग रहा है, आपको कुछ भी हेल्प कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो मेरी साइड से, तो उसको आप कॉल आउट करें। ठीक है, प्रॉपरली लिखें कि यहाँ पे मिस्टेक्स है, इसका ये होना चाहिए। वी कैन हैव ए प्रॉपर काइंड ऑफ अ डिस्कशन और समथिंग। ठीक है, कमेंट में तो थोड़ा करें। ओके, और इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा। ठीक है, बेटर है कि आप हेल्प जितना हो सके जो भी लेक्चर्स हैं और इसके हेल्प लें और अच्छा करें लाइफ में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा बर्नौली इक्वेशन पे कि क्या रिलेशन है प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट गिवन बाय बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसका सिंपल सा था। ठीक है, कि जो बर्नौली इक्वेशन है, तो आप बताइए क्या हो सकता है इसमें। अगर आपको बर्नौली इक्वेशन पता है तो आप डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है पहला कि प्रेशर प्लस हाफ, ठीक है, रो वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रो, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और हाइट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल का है। ओके, इसके बारे में डिटेल जब हम लेक्चर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। बाकी कुछ कुछ चीज़ें इसकी दी हुई हैं बेसिक्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी मैंने ऐड कर दिया है कि आप आसानी से समझ सके। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके डेली लाइफ में यूज़ क्या है, बर्नौली इक्वेशंस के कैसे यूज करते हैं, तो वो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर 560 days 1 ग्राम ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज रिड्यूस टू 1/16 ग्राम, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज। तो अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव के हाफ लाइफ की बात की गई है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके हाफ लाइफ की। तो पहले तो हम हाफ लाइफ समझते हैं थोड़ा सा क्या होता है कि कोई भी रेडियो एलिमेंट होते हैं वो डिके होते रहते हैं। ठीक है, उनके तो वो क्या होता है कि जैसे कि एक फिक्स टाइम पे अगर अभी 50 है तो एक फिक्स टाइम के बाद वो 25 हो जाएगा, फिर एक फिक्स टाइम के बाद 12:30 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे इसके आधा होने में जितना समय लगता है उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज शुरू में 100% जो न्यूक्लियाई है, फिर एक समय के बाद उसमें से 50% हट जाएंगे, 50% रह जाएंगे, तो ऐसे कर करके होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जो 50% रह गया तो उसका 50% हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल का 25% सिर्फ रह जाएगा। अब हाफ लाइफ का डेली लाइफ में यूज क्या है कि कार्बन 14 जो है उसका हम रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम 238 का जूलॉजिकल डेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन 131 का होता है, वो तो 8 डेज का ही होता है, तो उसका कोई खास उतना यूज नहीं हो पाता। तो ये है, तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, कि इसको हम सॉल्व करने का देखते हैं। और अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में सिंपल सा फॉर्मूला था। ठीक है, कि एंटी जो हमारा करंट है, ठीक है, तो एनओ इनिशियल, ठीक है, एन नॉट इनिशियल हमारा जो था, ओके, मास, और उसके बाद इनटू हाफ, ठीक है, टाइम पास डिवाइडेड बाय हाफ टाइम। तो इससे हमारा आ जाता है प्रेजेंट का, कि प्रेजेंट में कितना मटेरियल बचा होगा। तो अगर हमें प्रेजेंट का मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ है और हमें सिर्फ क्या निकालना है, यहाँ पे पूछा है टाइम, हाफ लाइफ। तो सबसे पहले का सिंपल सा है कि एन हमें दिया हुआ है, पता है, एन नॉट भी हमें पता है, 1/2 एन, इसको एन लिख सकते हैं ना टोटल। अभी हाफ लाइफ जानना है कि कितने हाफ लाइफ हैं लगभग पहले, फिर बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। एन कितना दिया, 1/16 है, ये 1 है,
ठीक है, 1/2, और ये तो हमें नहीं पता, टाइम का नहीं पता। ओके, 560 डेज है तो पूरा का है ना कि 560 डेज पे, लेकिन हाफ लाइफ तो हमें नहीं पता। तो n से हमारा निकल जाएगा कि टोटल कितने हाफ लाइफ है। ठीक है, तो 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2⁴, और यहाँ पे हो गया 1/2⁴n। तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया कितना, 4। अब n का वैल्यू 4 आ गया तो हम सिंपल सा है कि टाइम हाफ लाइफ 1/2 है, हाफ लाइफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा कितना टोटल आ गया, टोटल 4 हाफ लाइफ है। तो टोटल हमारे पास डेज कितने, 560, इसको डिवाइड किया 4, इसमें 4 बार हाफ लाइफ आ चुके हैं, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 140 डेज, यानी कि एक हाफ लाइफ 140 डेज का है। ठीक है, सिंपल सा, यहाँ पे वो डिटेल में दिया हुआ, आप इसको पहुँच करके देख सकते हो। ओके, अब है पीएच ऑफ सी वाटर, क्योंकि समुद्र का पानी होता है उसका पीएच कितना होता है। ठीक है, तो इसका सीधा साधा फैक्ट है कि 8.1 के आसपास एवरेज होता है, 8 के आसपास सीख होता है, 7.8 से 8.2 8.3 के बीच वेरी करते रहता है। ओके, तो इसका सिंपल सा है तरीका करने का यही कि ये पता है और इसको आप सीधे टिक कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कार्बोनेट बफर सिस्टम का, कि सी वाटर में क्या होता है ना कि जो CO2 हमेशा इनपुट होते रहता है, मतलब CO2 का सिंक है सी वाटर, जो ओसनिक वाटर है उसमें CO2 होता है, सिंक होते रहता है। तो अगर CO2 मिलता है H2O, CO2 अगर मिलता है H2O के साथ, तो हमें पता है कि कार्बोनिक एसिड बनता है। तो फिर ये अल्कलाइन क्यों है, बेसिक क्यों है, 8.0 है तो एसिडिक नहीं है ना पीएच स्केल पे, ये तो बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया। वो इसलिए है क्योंकि जब वो कार्बोनिक एसिड बनता है तो उसके बाद उसमें से प्रोटॉन होता है वो डिसोसिएट कर जाता है, और वो फिर बाइकार्बोनेट आयन बनता है, जो कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ इकट्ठा होकर वो कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स या फिर सी सेल्स, जो सेल्स होते हैं, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं, वो सब बन जाते हैं। तो वहाँ पे तो वो कार्बन का फॉर्म मतलब किसी और चीज़ में वो हो गया, तो वो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड नहीं बना पाया। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि हीटिंग के कारण और ज़्यादा कार्बन सिंक कर रहा है, जो कि ये बाइकार्बोनेट आयन में उतना कन्वर्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण कि धीरे धीरे पीएच घट रहा है कुछ एरियाज में समुद्र के, जो एरिया ज़्यादा से हीट हो रहे हैं। ओके, तो ये बेसिक बात है, इसके बारे में यहाँ पे जो भी कुछ है लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब है कोलॉइडल केमिकल सब्सटेंस द लाइट अंडरगोज, द कोलॉइडल केमिकल सब्सटेंस लाइट अंडरगो, लाइट की बात है, कोलॉइडल की बात है, तो सिंपल से ये टिंडल इफेक्ट की बात कर रहा है, तो क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, इंटरनल का डायमंड में होता है या फिर ऑप्टिकल फाइबर के केस में होता है कि लाइट आया है ऐसे एंगल पर, फिर से उस एंगल से मुड़ गया, फिर उस एंगल से टकराया, फिर तो वो उसी के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, पोलराइजेशन तो होगा नहीं, आपको भी पता है कि पोलराइजेशन तो सेपरेशन ऑफ लाइट हो गया इनटू कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिक वाइब्रेशन डायरेक्शंस हो गए, तो वो तो कोलाइड्स के कारण होता नहीं है। ठीक है, और डिफ्रैक्शन तो होगा नहीं जब लाइट बेंड करता है। ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल आ गया उसके हिसाब से, तो उसके कारण से होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो हमारा स्कैटरिंग ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा आप थोड़ा सा दिया हुआ इन्फोग्राफिक, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो ब्लू जो लाइट होता है उसमें स्कैटरिंग होता है। ठीक है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है स्कैटरिंग और पार्टिकल साइज़ पे। अगर पार्टिकल साइज जो लाइट का पार्टिकल साइज है, ठीक है, उससे अगर बड़ा है तो वो होगा, अगर छोटा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो वही बातें यहाँ भी लिखी गई हैं, आप एक बार देख लेना। अब है कि वन कंपोनेंट सिस्टम H2O, तो H2O का क्रिटिकल पॉइंट रेफर टू, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है कि सिंपल सा आप गेस करो क्या हो सकता है, कि कोएक्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड एंड गैस फेज, कोएक्जिस्टेंस ऑफ ऑल फेज, प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैस फेज, एब्सेंस ऑफ लिक्विड एंड गैस फेज। इसका सही आंसर है एब्सेंस ऑफ लिक्विड एंड गैस फेज, कि एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट, एक ऐसा स्थिति है, एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे जो वाटर है और क्या बोलते हैं वाटर का जो लिक्विड फेज है और गैस फेज है, ठीक है, उसके बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, आपको लगेगा कि सब सेम ही है। ओके, तो वही बात यहाँ पे इन्फोग्राफी के रूप में समझाया गया, पॉज करके आप देख सकते हो। ओके, डिटेल लेक्चर डिटेल में हम उसको और समझेंगे, ठीक है, जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। अब इसमें से पूछा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कौन सा नॉन सिलिकेट है। ठीक है, कौन सा सिलिकेट नहीं है, तो मॉस्को वाइट होता है, इसमें भी सिलिका होता है, क्वार्ट्ज तो
SiO2 इसका फॉर्मूला है, तो सिलिकॉन होता है। हॉर्नब्लेड में भी सिलिका होता है, जो कि मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब के साथ होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो ये होता है सिडराइट, ठीक है। सिडराइट नहीं होता, ये नॉन सिलिकेट होता है, ये मेनली कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसमें कार्बोनेट ग्रुप होता है, ना कि सिलिकेट ग्रुप होता है, ओके। तो ये चीज़ हमें समझना है, ओके। तो ये हो गया हमारा बात इन सब चीज़ों के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मॉस्कोवाइट होते हैं वो सिलिकेट ग्रुप के, माइका ग्रुप के हो गए। क्वार्ट्ज जो है वो टेक्सोसिलिकेट ग्रुप के हो गया, सिलिकेट है वो भी सिलिकेट, एम्फीफोल ग्रुप का हो गया, हॉर्नब्लेंड, ठीक है। जो सिडराइट होता है वो आयरन के साथ जो है कार्बोनेट ग्रुप मिलता है, तो ये नॉन सिलिकेट हो गया। और भी कई सारे नॉन सिलिकेट्स, तो जैसे ऑक्साइड्स हो गए, और भी कार्बोनेट्स हो गए, जैसे कैल्साइट हो गए, पाइराइट हो गए, हेलाइट हो गया, एपेटाइट हो गए, तो ये सब नॉन सिलिकेट ग्रुप्स के हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि डेंसिटी ऑफ सी वाटर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सैलिनिटी 35%, 35 ppt कह सकते हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि ये याद करके जाने में भलाई है, वहाँ सॉल्व करने बैठेंगे नहीं हुआ। तो 1024785, ठीक है। तो 10247, क्योंकि प्योर वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर का होता है 0.9982 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डिजॉल्व अगर 35 ग्राम पर केजी है, 35 ग्राम, 35% मतलब 35 ग्राम पर केजी, ठीक है। तो ये डेंसिटी लगभग इंक्रीज करेगा हमारा 0.026 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है। तो वो इसमें जोड़ेंगे तो वैल्यू इतना आएगा। तो ये कैसे होता है, वो एक लंबा प्रोसेस है, उसको मेन क्लास में देखेंगे। और सेकेंडली ये है कि बेटर है कि इसको याद करें, कैलकुलेशन इसका थोड़ा अजीब है, तो ये पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आएगा नहीं है, लेकिन इस पर अब सवाल इसके यूज़ करके नेक्स्ट अलग तरह के सवाल बन सकते हैं, तो वो आएंगे। यहाँ पे सी वाटर डेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत दिया है, आप इसको पॉज करके देखिएगा, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब है कि दिसंबर 26, 2004 में सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, तो वो क्यों हुआ था? तो सिंपल से वॉज कॉज्ड बाई मूवमेंट बिटवीन कौन से प्लेट हुआ था, ऑस्ट्रेलियन या अंटार्कटिक प्लेट। तो सोचो ऑस्ट्रेलिया इधर है, तो ये अर्थ है, ठीक है, और ये मान लें इंडिया है, ठीक है, और जो भी है ये इंडिया हो गया, और यहाँ पे अंडमान और इंडोनेशिया ऐसे होते, यहीं पे आया था, और ऑस्ट्रेलिया समवेयर यहाँ पे है, और ये हमारा अंटार्कटिका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका प्लेट में होगा तो यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है, मतलब आएगा लेकिन उस तरह लेवल का नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। बर्मी अब इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स देखें तो वो भी नहीं होगा। पैसिफिक प्लेट और एशियन प्लेट, तो यहाँ पे होगा, तो इधर तो मुश्किल है उतना हाई लेवल का, जितनी जिस इंटेंसिटी था। तो हुआ था क्या, बर्मीज आर्क और इंडोनेशियन आर्चिपेलागो, ये जो प्लेट थी, ठीक है, सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक इसको बोलते हैं। तो बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थे, उसके बीच जो टेंशन थी उसके कारण ये हुआ था, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड व्हेन ए पार्ट ऑफ रॉक इज रिमूव्ड बाय केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। क्या केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होता है, रॉक्स का कुछ फॉर्म, रॉक्स में से कुछ पोर्शन रिमूव कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन रह जाता है, तो रह जाते हुए पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये पूछा है, सिंपल सा एकदम आसान सा सवाल। तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओवर डिपॉजिट, लैग डिपॉजिट, केमिकल प्रेसिपिटेट की रेसिडुअल डिपॉजिट। तो उसका सही आंसर है रेसिडुअल डिपॉजिट। तो होता क्या है केमिकल वेदरिंग में कि कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस होता है, ये सारे केमिकल होते हैं, ठीक है। ये वाटर या एसिड के द्वारा होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है, हाइड्रेशन हो सकता है वाटर से। ये क्या करते हैं, रॉक्स में जो भी मिनरल्स होते हैं उसको ये डिजॉल्व लेते जाते हैं, उसको सोलूबल बना देते हैं और लीच अवे हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, और लास्ट में जो बच जाता है वो एक इनसोलूबल मटेरियल होता है, तो उसी को बोलते हैं रेसिडुअल डिपॉजिट, ठीक है। और ये खासकर ज़्यादा देखने को मिलता है हमें क्या, जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है, इंटेंस हीट एंड ह्यूमिड है, तो वहाँ पे जैसे सिलिका होता है वो लीच कर जाता है, अल्कलीज होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो सभी लीच कर जाते हैं, ठीक है।
और जो इंसोल्यूबल चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं Fe2O3, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स, ये सब रह जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे जो सॉइल है हमें कैसा दिखता है, लैटराइट सॉइल, रेड ब्राउन मिट्टी दिखती है उधर की, उस कारण से, ठीक है। और वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है क्योंकि उसमें जो बहुत ज़रूरी जो बहुत सारे मिनरल्स हैं वो ऑलरेडी लीच हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ही जाओगे आप सॉइल, जैसे केरल में है, उड़ीसा में है, झारखंड में भी आपको ऐसा मिलेगा लेटराइट सॉइल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर दिया, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट है कि वाटर टेबल दैट इज ए रेफरेंस लाइन रिप्रेजेंट्स ए हाइपोथेटिकल लाइन बिलो द सरफेस वेयर। कि वाटर टेबल एक रेफरेंस लाइन है कि वो एक हाइपोथेटिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है बिलो द सरफेस वेयर। कहाँ पे, जहाँ पे वाटर टेबल का सपोज लाइन है तो उसके नीचे क्या होता है, वो पूछ रहा है कि इसका सवाल का पूछने का है कि उसके नीचे बिलो वेयर, वेयर कहाँ पे ये लाइन आता है और उसके नीचे क्या होता है। कि वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एबव द रेफरेंस लाइन। तो वाटर टेबल है तो लॉजिक लगाए अगर हम, तो सपोज कि ये वाटर टेबल की लाइन है तो पानी इसके नीचे ही होगा ना, मतलब वाटर टेबल मतलब इसके ऊपर नहीं है, अब इसके नीचे पानी है, तो ये तो गलत है। वाटर इज नेवर प्रेजेंट एबव द रेफरेंस लाइन, तो ऐसा भी हम बिल्कुल से एकदम नहीं कह सकते, कभी कभी छोटे छोटे पैचेज में पानी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एबव द रेफरेंस लाइन इज ए जोन ऑफ रिडक्शन, तो ऐसा भी नहीं है। एक है वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट बिलो द रेफरेंस लाइन, तो ये है, इस रेफरेंस लाइन वाटर टेबल के नीचे हमेशा पानी, जैसे कहते हैं कि 70 मीटर का वाटर टेबल है, मतलब 70 फीट अगर मीटर डीप आप उस जगह पे डिग करोगे या बोरवेल करोगे या वॉट एवर, तो उसके नीचे आपको पानी मिलेगा, ठीक है। वो एक जोन होता है जिसके जोन में वो पानी इकट्ठा रहता है, जिसका कि ये अर्थ से सपोज ये सरफेस है उससे सपोज कि 70 मीटर 40 मीटर जो भी है, तो यहाँ पे पूरे पानी मिलेगा, ठीक है। और ये भी एकदम लगातार नहीं होता है, ये भी पैचेज में होते हैं अर्थ के, ठीक है, कि कुछ एरिया में 70 है, कुछ एरिया में 30 पे ही है, एक ये एक्वीफर है ये 30 पे ही है, तो ऐसे करके होता है। ओके, तो वाटर टेबल को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो जोन होते हैं, ठीक है। एक होता है अनसेचुरेटेड, ठीक है, विडोज जोन बोलते हैं जिसको, ठीक है, विडोज जोन। और दूसरा होता है सैचुरेटेड जिसको फेरियाटिक जोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फेरियाटिक जोन और विडोज जोन, विडोज जोन क्या होता है, जो वाटर टेबल लाइन के ऊपर होता है, ये हमारा वाटर टेबल का लाइन है, ये गाढ़ा नीला वाला, ठीक है, ये वाटर टेबल का लाइन है। इसके ऊपर जो जोन होता है जोन 1 होता है, अनसेचुरेटेड और एरेटेड जोन होता है, ठीक है। इसमें पोर्स जो इसमें होते हैं, जो पोर्स होते हैं रॉक्स के बीच में, सॉइल्स के बीच में, तो उसमें एयर भी होता है और वाटर भी होता है, ठीक है। ये पार्शियली सेचुरेटेड रहता है, ओके। जो जोन 2 होता है जो कि अनकॉन्फाइंड एक्यूफर है, जो वाटर टेबल के नीचे है, इस जोन में 100% वाटर से भरा होता है हमेशा, और ये इसको, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्यूफर हमारे एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है इस एरिया में, क्योंकि ये ना पूरा प्रेशर में दबा हुआ है। जैसे ही आप वेल वेल लगाओगे, छेद करोगे, ये ऑटोमेटिक पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दो जोन होते हैं जो हम समझ गए वाटर टेबल का, अनसेचुरेटेड, ठीक है, विडोज जोन, और दूसरा सेचुरेटेड जोन। और ये कैपिलरी फ्रिंज है, ठीक है, ये वाटर टेबल है, बाउंड्री है ये वाटर टेबल की, ठीक है। और ये स्प्रिंग लेक ये हो गया, यहाँ से धीरे धीरे वाटर पर्कुलेट करके डिस्चार्ज भी होता है फिर वहाँ से, और नीचे कन्फाइनिंग लेयर्स होता है। कन्फाइनिंग लेयर्स को एक्विटार्ड भी बोलते हैं, क्ले का भी हो सकता है, रॉक का भी हो सकता है, ठीक है। तो पानी अब इसके बीच में फंसा हुआ है, उसके नीचे भी हो सकता है कन्फाइंड एक्यूपर्स, ठीक है, इम्परमिएबल लेवर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ठीक है। अगर आप जो पॉन्टियोमेट्रिक सरफेस है, अगर वहाँ तक आप छेद कर लो, ठीक है, तो वहाँ से वाटर नेचुरली फ्लो करता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और लैंड सरफेस से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो वो जहाँ भी प्रेशर कम होगा उधर की तरफ मूव करना चाहेगा, नेचुरल सी बात है, तो यही होता है, ठीक है। और वाटर टेबल फ्लैक्चुएट करता है विंटर और समर के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें समझने वाली बात है। चलते हैं नेक्स्ट। तो वाटर टेबल ऑलवेज प्रेजेंट बिलो द रेफरेंस लाइन, इसका आंसर होगा। और यहाँ पे कुछ बातें हैं
जो जून 1 जून 2 की ये सब, वो आप देख लेना पॉज करके, जो बताया वही यहाँ पे लिख भी दिया। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर बाय वन कंस्टिट्यूएंट इन अ मिनरल इज प्रोग्रेसिवली सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर इज कॉल्ड, कि एक जियोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट इन मिनरल प्रोग्रेसिवली सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है दूसरे के द्वारा। तो एक जियोलॉजिकल प्रोसेस की बात की गई है जो यहाँ पे मिनरल, ठीक है, वन कॉन्स्टिट्यूएंट, एक मिनरल है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे एक एक करके, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है दूसरे के द्वारा। तो उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रेशन बोलेंगे कि प्रेसिपिटेशन बोलेंगे कि ऑब्जर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये समझने वाली बात है, ओके, कि इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्प्शन तो होगा नहीं, ऑब्जर्प्शन तो आप समझ सकते हो, बेसिक सी बात है कि जब ऑब्जर्व होता है कोई चीज़ तो वो तो हो नहीं रहा, वो तो रिप्लेस हो रहा है ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। प्रेसिपिटेशन तो होगा नहीं, कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे आता है या फिर न्यू मिनरल सोल्यूशन में फॉर्म हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो तो होगा, हो नहीं रहा है। अल्टरेशन सोचा जा सकता है, ठीक है, बट ये ब्रॉडर टर्म है ना, तो अल्टरेशन तो वैसा है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास आया घूम फिर कर, लॉजिकली सोचें तो रिप्लेसमेंट, ये सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। एक तरह से इसके सिनोनिम्स है सब्स्टिट्यूशन का, रिप्लेसमेंट, तो हमारा आंसर रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो मिनरल रिप्लेसमेंट कैसे होता है, उसको सूडोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही एकदम आसानी से समझना है कि एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है कि एक मिनरल डिजॉल्व होता है और दूसरा मिनरल धीरे धीरे सीधे प्रेसिपिटेट होता है उसके प्लेस पे। तो जो शेप होता है क्रिस्टल का वो सेम ही रह जाता है, ये जो शेप है यहाँ से शुरू हुआ और शेप सेम है, बट उसके अंदर का जो मिनरल है वो चेंज हो गया। जैसे कि शुरू में पाइराइट का क्यूब एग्जाम्पल लेते हैं, पैरेंट मटेरियल, धीरे धीरे फ्लूइड एक्शन का फ्लूइड फ्लो होता है और डिसोल्यूशन होता है, धीरे धीरे वो जाने लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, बाउंड्री पे क्या हो रहा है, ओल्ड मॉलिक्यूल्स लीव कर रहे हैं, नए प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ, पेरेंट मटेरियल डिजॉल्व होने लगा और मिनरल फॉर्मिंग होने लगा, ठीक है। फॉर्म प्रिजर्व है क्योंकि दूसरा आके उस पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम इसका है। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता है कि वो जो ओरिजिनल उसमें मिनरल था वो चला गया और उसके बाद ये पाइराइट लिमोनाइट बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब इसमें हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड से आ गया, वो आके प्रेसिपिटेट कर गया, ये जो एक्सचेंज हुआ ना वो चला गया, दूसरा आ गया, लेकिन शेप सेम रहा, ठीक है। तो इसको सूडोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। की फीचर्स क्या हैं, तो इनहेरिटेड क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट होगा, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स आ गए, ठीक है, टिपिकली डिफरेंट बाई फ्लूइड्स, ठीक है, उनके द्वारा होता है। तो ये मिनरल रिप्लेसमेंट है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ओके, एग्जाम्पल्स भी दिए और भी दिए हुए हैं कि कौन सा क्या होता है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है ए लैंडस्केप विच शोज ए पैटर्न ऑफ डिनोडेशन इन लाइमस्टोन एंड डोलोमाइटिक रॉक इज नोन एज, ठीक है, कि जो पैटर्न दिखाता है डिनोडेशन का लाइमस्टोन में डोलोमाइटिक रॉक, ठीक है। तो क्या आंसर हो सकता है, आप सोचो खुद से, लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो डिनोडेशन हो रहा है लाइमस्टोन में या डोलोमाइटिक रॉक्स में, तो ये कौन से टोपोग्राफी का, तो ये हमारे सही आंसर इसका कास्ट टोपोग्राफी, ओके, कास्ट, जहाँ पे केमिकल वेरिएशन होता है, डिसोल्यूशन होता है सॉल्युबल कार्बोनेट रॉक्स का, ठीक है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, चॉक हो गया, ठीक है, थोड़ा सा एसिडिक ग्राउंड वाटर होता है तो उसके कारण ये डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी बनते हैं और कई सारे फीचर्स बनते हैं, जैसे सिंकोल्स बनता है, ठीक है। सिंकोल्स होते हैं कि ये ज़मीन है और बीच में ये एक गड्ढा हो गया, ठीक है, तो सिंकोल्स हो गए। उसके अलावा केव्स बनते हैं, कैवर्न्स बनते हैं, गुफा हो गया, फिर स्टैल्क्साइट और स्टैग्माइट्स बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो सिंपल सा कैवर्न्स जो होते हैं ना, तो उसमें पानी पर्कुलेट करते रहता है ऊपर से, टिप 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 टिप। सपोज कि क्योंकि वाटर वाला एरिया है तो जो पानी ड्रॉप करते हैं उसके साथ क्या होता है, जो हमारा लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, जो भी है लाइमस्टोन, तो वो धीरे धीरे उसके साथ पर्कुलेट करते रहता है धीरे धीरे। तो सपोज यहाँ पे इकट्ठा हुआ टप टप टप, तो ये छोटे 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 ऐसे कर करके कर करके कर करके ऐसे बनता है, ठीक है। और यहाँ से आ रहा है तो यहाँ भी जमते जाता है, डिपॉजिट होते जाता है, तो धीरे 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 डिपॉजिट होकर ये ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए
ठीक है, स्टैलेक्साइट्स और स्टैलेग्माइट्स, ठीक है। तो ये केव्स के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। फिर पोल्जेस बनते हैं, लैपिस भी बन सकता है, ठीक है। तो ये केमिकल जो डिसोल्यूशन हो रहा है उसके कारण बन रहा है, ठीक है। ये जो कॉलम है, ठीक है, जो स्टैलेक्साइट्स हो गए जो सीलिंग से होता है, ओके। और इसका जस्ट नीचे जो होता है स्टैलेग्माइट होते हैं जो कि फ्लोर पे बनते हैं, ठीक है। ये वाटर के कारण, वाटर के साथ ये जो कैल्शियम है वो परकुलेट होके आ रहा है, तो उसके इकट्ठे होने से बनते हैं केव्स में, ठीक है। ये सिंक होल्स हो गया, ऐसे डोलाइन से इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कैरन्स बनते हैं, ग्रूव लाइमस्टोन हो गए, सिंकिंग स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होता है। इसमें मेनली ये कास्ट कैसे काम होता है, एसिडिक रेन कार्बोनिक एसिड हो सकता है, या फिर थोड़ा एसिडिक साइड होता है वाटर, तो वो इसको सोलूबल धीरे धीरे गलाने लगता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। ए लैंडस्केप विच शोज, अच्छा ये सेम था ना, हाँ। तो यहाँ पे बाकी जो मैंने डिस्कस किया वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, और जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिक वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और बेसिक्स यहाँ पे केमिकल वेदरिंग का बेसिक मैंने दे दिया कि केमिकल वेदरिंग क्या है, कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि वीकेंड होगा फिर वो बदल जाएगा। प्रोसेस क्या है, तो कार्बोनेशन हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये केमिकल वेदरिंग का कारण ये होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, वेदरिंग ऑफ अ ग्रेनाइट रॉक प्रोड्यूसेस ए सेडिमेंट्री रॉक नोन एज, कि उनका कहना है कि ग्रेनाइट रॉक है और वो वेदर होता है तो सेडिमेंट्री रॉक, मतलब ग्रेनाइट रॉक वेदर हो रहा है और कहीं जाके डिपॉजिट हो रहा है लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय, और फिर प्रेशर के कारण ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा इसमें बनेगा, पूछ रहा है कि इसमें से क्या बनेगा ग्रेनाइट रॉक के वेदरिंग के कारण, ठीक है। तो अब रॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। जो लाइम स्टोन है, ठीक है, तो ये बायोकेमिकल या केमिकल प्रेसिपिटेट है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये टोटली डिफरेंट ओरिजिन है, ठीक है। सेल क्या है, तो फाइनेस्ट ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स है जो कि क्ले मिनरल से बनता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके आगे हम आगे ग्रेवैक, ग्रेवैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअरली सॉर्टेड डार्क सैंडस्टोन होता है, बहुत सारे उसमें रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं और क्ले का मैट्रिक्स है, तो ये भी नहीं है। तो उसका सही आंसर क्या है, आर्कोस, ठीक है। तो ये आर्कोस होते हैं, एक तरह का फेल्सपैथिक सैंडस्टोन कह सकते हैं, जिसमें कि मोर देन 25% फेल्सपर होता है, तो ये फॉर्म करता है, ठीक है। जब ग्रेनाइट वेदर करता है, कब वेदर करता है, वेदर कब करता है, जब एरिड या कोल्ड या रैपिड बरियल कंडीशन में, जहाँ पे केमिकल वेदरिंग मिनिमल है, तो वहाँ पे ये वेदर करता है और ये बनाता है, ठीक है, आर्कोस, ठीक है। तो ग्रेनाइट ऐसे है जो, ठीक है, तो वो वेदर करता है इसमें, ओके। तो वेदरिंग मैकेनिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जाके चीज़ें बनती है, ट्रांसपोर्ट होता है, डिपॉजिट होता है, फिर लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होगा, लिथिफिकेशन होगा, लिथिफिकेशन के बाद सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा फेल्ड्स्पैथिक सैंडस्टोन लास्ट में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो आर्कोस होता है इमेच्योर सेडिमेंट होता है, लिटिल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट या वेदरिंग हुआ रहता है, और जो सेल है वो मैच्योर वेदरिंग प्रोडक्ट है, तो ये डिफरेंस है, ये भी समझने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा कि एक इन्वायरमेंट एजेंसी है, उसको बोला गया है कि मेजर करो भाई क्या, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ रिवर टू बी 1.1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, वेयर इट इज़ 0.5 मीटर डीप एंड 5 मीटर वाइड, तो फ्लो रेट निकालना है, ठीक है। तो ये सब बहुत बार ऐसे काम मिलते हैं कि जहाँ पे आपको फ्लो रेट निकालने का और ये सब निकालने का सवाल आ सकता है कि भाई इसका चलो फुल फ्लो रेट निकालो, ओके। तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर फ्लो रेट का आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी बोल सकते हैं या डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, कई बार पूछ जाएगा डिस्चार्ज, तो रिवर का डिस्चार्ज क्या हुआ, तो वो फ्लो रेट ही है, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है Q इक्वल्स टू ए इंटू, ठीक है, तो यहाँ फ्लो रेट इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिवर जो मीटर स्क्वायर में दिया होगा, और वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी कितना है फ्लो का, जैसे कितना पर मीटर, कितना मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम क्रॉस सेक्शनल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऊपर से डेप्थ है और विड्थ है, तो यहाँ से कर लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या, डेप्थ इंटू विड्थ कर लेंगे। तो 0.5 मीटर है और 5 मीटर वाइड है ना। तो ये हमारा आ गया 2.5 मीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमारा आ गया। तो अब क्यू तो हमारा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया। तब क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एरिया 2.5 मीटर पर स्क्वायर इंटू, और जो हमारा वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 1.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है ना यही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.75 मीटर क्यूब पर सेकेंड से आ गया हमारा। तो ये हमारा फ्लो रेट हो गया। तो पहला ही ऑप्शन है ये, तो ये निकल गया। तो फार्मूला पता रहेगा तो ये तो तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है, ये मतलब फ्लो रेट समझो कि आप हर जगह इस्तेमाल होता है, इस लाइक कि कॉमन, प्रैक्टिकली बहुत ही ये ज़रूरी चीज़ है। अब रिवर फ्लो रेट का यहाँ पे है बेसिक से मैंने दिया कि फ्लो रेट इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है फ्लो रेट की, वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग ए पॉइंट इन ए गिवन टाइम। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल से वही बात है। ठीक है, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, तो ये हो नैरो और वाइड हो सकता है, डीप सैलो हो सकता है। ठीक है, वाटर का वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, और रिवर का फ्लो कैसे मेजर किया जाता है, तो एक तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं, इसमें वाटर फ्लो करता है वो इस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, और फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं फ्लो को, तो रेनफॉल, अगर बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो फ्लो रेट बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर का इनपुट कितना है, कैचमेंट एरिया कितना है, ह्यूमन एक्टिविटी कितना है, हम डैम बनाए हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, और फ्लो रेट से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो फ्लड वार्निंग जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन के बारे में, इकोलॉजिकल हेल्थ का, ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे सिंपल सा दिया है जो मैंने अभी बात किया। चलो कैसे सॉल्व करना है आप इसको देख सकते हो। अब है नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, फिजन ऑफ यूरेनियम 238 इज ब्रॉट अबाउट बाई, कि कोई एक न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें फ्यूजन हो रहा है यूरेनियम 238 का, इज ब्रॉट अबाउट बाई, तो इसको कौन करता है। ठीक है, कि फिजन यूरेनियम 238 का कौन करता है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, नहीं, इसका सही आंसर है थर्मल न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है कि स्प्लिटिंग हम करते हैं हेवी न्यूक्लियस का स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में, और जब स्प्लिट होता है, फ्यूजन में एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में स्प्लिट होता है। ठीक है, मोस्टली जो सन में होता है वो फ्यूजन होता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनते हैं, वो फ्यूजन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं उसमें फ्यूजन होता है, ये हम एक, ठीक है, हेवी न्यूक्लियस को स्मॉलर में तोड़ते हैं। ठीक है, जिसके कारण कि इनर्मस एनर्जी निकलता है। ठीक है, ओके, तो इसमें हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो फास्ट न्यूट्रॉन्स या फिर थर्मल न्यूट्रॉन्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो थर्मल न्यूट्रॉन्स का पूछेगा कि क्या होता है, तो वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, जिसका कि जो एनर्जी होता है बहुत कम होता है। ओके, वो यूरेनियम 238 द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं और वो फिर फिजन का काम करते हैं, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा एनर्जी और ये सब रिलीज होता है। ओके, अब जैसे कि अल्फ़ा रेज है, तो अल्फ़ा रेज तो भाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सबको पता है, तो वो रिपेल किए दिए जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज यूरेनियम न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, कूलम रिपल्सन हमने पढ़ा ही होगा बचपन में, तो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो फिजन हो ही नहीं सकता। जो बीटा पार्टिकल्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो टू लाइट, ठीक है, टू कैरी द रॉन्ग टाइप ऑफ इंटरेक्शन टू स्प्लिट ए हैवी न्यूक्लियस, तो वो नहीं कर सकते। गामा रेज है तो उसमें हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो फोटो फ्यूजन तो कर सकते हैं, ठीक है, हाई एनर्जी पे, लेकिन स्टैंडर्ड मैकेनिज्म जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो उसके में ये उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो इसका बेस्ट है कि हम थर्मल न्यूट्रॉन्स का उपयोग करें। ठीक है, स्प्लिटिंग के लिए तो ऐसे ही होता है कि यूरेनियम 235 है, हेवी न्यूक्लियस आता है। ठीक है, वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, न्यूक्लियस बिकम एक्साइटेड इनस्टेबल, फिर वो स्प्लिट होगा, जब स्प्लिट होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, और कई सारे फ्रैगमेंट्स में टूट, जैसे बैरियम में, क्रिप्टॉन में, ये सब में, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया जाएगा। ठीक है, न्यू न्यूट्रॉन्स फ्लाई ऑफ। ठीक है, जिसके कारण और ये फिर आगे ये टूट के फिर दूसरे में टकराएंगे, तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, कि चल रहा है चलो, और एनर्जी कंटिन्यूसली जनरेट होती जाती है, तो थर्मल न्यूट्रॉन्स होगा।
ठीक है। तो ये सब जो बातें थोड़ी बहुत जिसके बारे में कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यूरेनियम 238 ना 99.3% नेचुरल यूरेनियम को बनाता है, जो U-235 है सिर्फ 0.7% होता है। और जो यूरेनियम 238 है वो फर्टाइल मटेरियल है, वो न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है और ट्रांसफ़र कर देता है प्लूटोनियम में, ठीक है, जो कि खुद में फिसाइल है। और प्लूटोनियम जो है ना, जैसे कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसके मोस्टली रिएक्टर का ये वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी काम आता है, इससे बॉम्ब बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर इसको डिस्पोज करना है तो वो एक बहुत ही हेवी टास्क है। क्यों? क्योंकि प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव है और इसका हाफ लाइफ 24,000 साल है, ठीक है। तो वैसे में पता है कि किसी ऐसे इलाके में नॉर्मल ह्यूमन जहाँ रह रहे हैं उधर रख दो तो फिर वो ह्यूमन बींग्स की सारी दिक्कतें हो जाएंगी, कैंसर, स्किन कैंसर और बहुत सारी चीज़ हो जाएगी, डिफॉर्मेटीज़ हो जाएंगी। तो बनाने को तो हम बना लिए, लेकिन इस मैटर का अगर फिर से हम फिजाइल मटेरियल इसका उपयोग नहीं करेंगे किसी और काम के लिए तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसको अगर कहीं चाहेंगे डिस्पोज कर दें तो वो एक टफ चैलेंज है, क्योंकि 24,000 साल कुछ कहलाता है, ठीक है। अब मतलब सपोज कि अभी प्लूटोनियम कहीं हम कहीं स्टोर किए होंगे कहीं दूर, तो हो सकता है कि शायद हम ना रहें आने वाले 1,000 सालों में, और एक कुछ 1,000 सालों बाद एक नया सिविलाइजेशन आए और वो डिग करे तो उनको मिलेगा भाई कि अरे ये क्या है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट। रेडियो एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू रेडॉन इन द एयर इज मेजर्ड इन। जो रेडियो एक्टिविटी होता है रेडॉन में इन द एयर, तो उसको मेजर्ड किस में, रेडियो एक्टिविटी को मेनली मेजर्ड किस में, माइक्रोग्राम पर लीटर में, पार्ट्स पर मिलियन में, परसेंटेज में, तो ठीक है, पिको क्यूरिस पर लीटर में। तो सही आंसर इसका पिको क्यूरी पर लीटर में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है, ओके। तो ये पिको क्यूरी होता है, ठीक है। तो ओके, तो 1 पिको क्यूरी मतलब हो जाता है 10⁻⁻12 क्यूरी, ठीक है। और 1 क्यूरी में कितना होता है, 1 क्यूरी में 3.7 इंटू 10⁻10, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है, ओके। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो भी डिटेल्स है वो दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, कि ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है। तो आप सोचो एसिडिक होगा, क्या हो सकता है, बेसिक होगा। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7 के राउंड, ठीक है, ना एसिडिक ना बेसिक। ये कुछ भी होगा तो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पीएच हमारा ह्यूमन ब्लड का वो होता है 7 के राउंड, ओके। तो ये चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो जो ब्लड पीएच होता है मतलब स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7 के राउंड, वही बोला, ठीक है। 3 बफर सिस्टम होता है हमारे अंदर भी कि मेंटेन रहे, ठीक है, इसी के अराउंड। जैसे कि बाइकार्बोनेट बफर होता है, फिर हेमोग्लोबिन बफर होता है, फॉस्फेट बफर होता है, ठीक है। अगर पीएच कम हो गया तो एसिडोसिस होता है, ठीक है, ओके। और अगर ज़्यादा हो गया तो वो, ठीक है, अल्कलोसिस होता है, ओके। तो ये सब, और 6.8 से नीचे आएगा पीएच या 7.8 से ऊपर जाएगा तो दोनों केस में फैटल है। तो ये तो बहुत आसान था। हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू, ठीक है, ये सवाल ना दोबारा भी पूछ चुका है, दोबारा या 3 बार पूछ चुका है यूजीसी नेट, या और भी दूसरे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हार्डनेस क्यों होता है, ठीक है। तो वाटर हार्डनेस के कारण क्या क्या होता था, हार्डनेस ऑफ वाटर के कारण जो सोप का लेदरिंग है, शायद किसी एग्जाम में ये पूछा था शायद नेट में ही, कि हार्डनेस के कारण जो सोप का लेदरिंग है, ठीक है, वो जैसे झाग वो कम हो जाता है, ठीक है। और ये हार्डनेस किस तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है, दूसरा परमानेंट होता है। जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है वो कार्बोनेट आधारित होता है। तो कार्बोनेट कौन कौन से होते हैं, अब आपका आंसर मिल गया होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, काल ये क्या होते हैं, कार्बोनेट आधारित होते हैं, ओके। और जो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है, ठीक है, वो भी क्या बोलते हैं, वो नॉन कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, वो नॉन कार्बोनेट होते हैं। जो
रिमूवल का तरीका है जो टेम्पररी होते हैं, ठीक है, वो कार्बोनेट आधारित होते हैं, जो परमानेंट होते हैं वो नॉन कार्बोनेट आधारित होते हैं, ठीक है। टेम्पररी चीज़ जैसे ये वाला है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो यहाँ पे दिया है मेनली कार्बोनेट के कारण ही होते हैं मोस्टली, तो इसके कारण तो ये तो घुल जाता है, तो इसमें तो वाटर हार्डनेस इससे होगा नहीं, और इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसको रिमूव कैसे करें। वाटर हार्डनेस जैसे हमारे जो निकलते हैं ना वाटर, क्या बोलते हैं, हैंडपम्प से या टैप से वॉटेवर, तो उसमें भी ये सब होते हैं। तो इसका होता है कि जो टेम्पररी हार्डनेस उसको तो बॉयल कर दोगे या फिर लाइम ऐड कर देंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है उसको करने के लिए आयन एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। टेम्पररी हार्डनेस को थोड़ा आसान है रिमूव करना, ठीक है। और ये तो नहीं होगा क्योंकि सॉल्ट है तो ये तो घुल ही जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर कैल्शियम मैग्नीशियम में ठीक है, लेकिन ये 2 ऑप्शन आ गया, इस कारण से ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। और ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना सिर्फ परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है, तो जो मेन है वो हमारा ये है सही आंसर, ठीक है। तो वाटर हार्डनेस को हम समझते हैं थोड़ा, इसको यहाँ पे सीमेटिक्स डायग्राम्स के थ्रू। ये तो वाटर हार्डनेस क्या है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व मिनरल ऑयल्स, प्राइमरली कौन कौन होना चाहिए, कैल्शियम या मैग्नीशियम या उसकी जो भी, ठीक है। हार्ड वाटर से क्या होता है, लेदरिंग कम होगा, लेदरिंग कम होगा, ठीक है, लेदर नहीं बनेगा, ठीक है, झाग कम बनेंगे। और ये सब कहाँ से आते हैं, तो जो कैल्शियम या मैग्नीशियम जो रास्ते में पानी आ रहा है दूर दूर से, वो वहाँ से आ जाते हैं और वो ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, या फिर लिप्सम लाइमस्टोन या जिप्सम का एरिया में है, ठीक है। अभी हम पढ़े थे ना कास्ट टोपोग्राफी में, तो उस एरिया में वाटर हार्ड होगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या है कि बॉयल कर लो, ठीक है। आयन एक्सचेंज होता है जब क्या बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो मिनरल जो हार्डनेस वाला मिनरल्स है उसको सोडियम से एक्सचेंज कर देते हैं, या फिर कोई कोई एजेंट है वो सब डालते हैं कि वो प्रेसिपिटेट कर जाए जो हार्डनेस कॉज कर रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स। तो हार्डनेस का स्केल है कि अगर सॉफ्ट है 0 से 60 तक, मॉडरेटली हार्ड है 61 से 120 ppm तक, हार्ड है 121 से 180 ppm तक, और वेरी हार्ड है 181 से ppm। अब जैसे कि आप देख सकते हो ना, आपके यहाँ घर में नल होंगे, उस पर वाइट वाइट एक लेयर से जम जाती है, तो यही है, यही कैल्शियम है, मैग्नीशियम, यही सब है, ठीक है। अब साइन ऑफ वाटर, हार्ड वाटर इन योर होम, तो लाइम स्केल बिल्ड अप, कि ये नलों के चारों तरफ लाइम स्केल हो रहा है, तो ये मतलब वाटर आपका हार्ड है। सोप स्कम, ठीक है, उसका स्टिफ लॉन्ड्री हो रही है, कपड़े एकदम स्टिफ हो जा रहे हैं, तो वो भी है। ड्राई स्किन एंड हेयर, तो वो भी वाटर हार्डनेस के कारण ही हो रहा है, ठीक है। कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि ड्राई स्किन क्यों हो रहा है, तो वो हार्ड वाटर के कारण होता है। तो वो सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा फास्टेस्ट सिस्मिक वेव, सबसे तेज सिस्मिक वेव कौन सा है, एक्स वेव है कि वाई वेव है कि एम वेव है कि पी वेव है, ठीक है। पहला तो एक्स वाई एम जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। पी वेव होता है, एस वेव होता है, एल वेव्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या है, पी वेव्स, ठीक है। और सबसे फास्टेस्ट, ठीक है, यही होते हैं, ओके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हम पे बने हुए हैं, देख लो आप, पी वेव्स होते हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। इनका होता है, इसके बारे में हमने ये पढ़ा भी है, इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस के इसके लेक्चर हो चुके हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो इसको। और ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, तो वो उनके डायरेक्शन सीयर डायरेक्शन, ठीक है, वो ऐसे 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 चलते हैं। और पी वेव्स, एस वेव्स कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पे चलते हैं, ये कंप्रेस होंगे फिर आगे फिर ऐसे खुल गए फिर कंप्रेस हुए, ठीक है, ओके। ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करते हैं। पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस सब जगह करते हैं, लेकिन एस वेव सिर्फ सॉलिड में करते हैं, ओके। और सर ये हो गए बॉडी वेव्स, ये हैं सरफेस वेव्स, कि ये जो अर्थ है इसके सरफेस पे ये वेव्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट है बायोमास फ्यूल्स कैन प्रोवाइड ए सस्टेनेबल सब्सटीट्यूट फॉर फॉसिल फ्यूल्स यूथ, ठीक है, कि जो बायोमास हमारा है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, सस्टेनेबल सब्सटीट्यूट बन सकता है फॉसिल फ्यूल के लिए। क्यों, क्योंकि डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, स्लाइड वेरिएशन इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, नो नेट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। यह सही से आंसर होगा नो नेट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, कि जितना बायोमास हम लगाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे बायोमास के लिए,
जितना हम इसको जला के जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, ठीक है, वो ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ही होगा, ठीक है। बायोमास क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं प्लांट से, एनिमल से, ठीक है। उसमें स्टोर्ड सोलर एनर्जी होता है, क्योंकि सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में ही अपना वो सब कुछ फूड बनाते हैं, तो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। और रिन्यूएबल सोर्स होता है, ठीक है। उसका कन्वर्जन प्रोसेस ये है कि बायोमैकेनिकल है, थर्मो केमिकल है, ठीक है। तो एनारोबिक डाइजेशन से जो बनता है वो बायोमैकेनिकल हो गया, और जो गैसिफिकेशन करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, वो हो गया हमारा थर्मो केमिकल मेथड, ठीक है। तो इसमें इथेनॉल आ गया, ये सब बायो ऑयल आ गया, ये सब इसका यूज है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल, तो इसमें से कौन सा क्ले मिनरल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्ले मिनरल होते क्या हैं, द क्ले मिनरल हमारे फिलो सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। फिलो सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, सीट लाइट सिलिकेट्स, जैसे लेयर वाइज ऐसे सीट, ठीक है, जैसे 10 कापी पन्ने एक साथ अरेंज किए हुए, ठीक है। ओके, तो ये, और ये किस कैसे बनते हैं, जब केमिकल वेदरिंग होता है प्राइमरी सिलिकेट मिनरल्स का, जैसे फेल्सपर हो गए या फिर माइका हो गया, ठीक है, तो ये बनता है, ठीक है। और ये बहुत ही फाइन ग्रेन साइज के होते हैं, ओके। तो इसमें से हमें समझना है कि इसमें से कौन सा क्ले मिनरल नहीं है, ठीक है। तो ये जो जितने भी हैं इसमें से कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले समझना है कि जो ठीक है, कायोलोनाइट है तो ये भी नहीं है, ठीक है। ये क्ले मिनरल, इलाइट है, ये भी नहीं है, ठीक है। मॉन्ट्री मोरिलोनाइट है तो ये भी नहीं है कौन सा इसका, ठीक है। तो ये है, ये क्ले मिनरल नहीं है, बाकी सब क्ले मिनरल्स हैं, ठीक है। पायरोक्सिन नहीं है, ठीक है, पायरोक्सिन क्ले मिनरल हमारा नहीं है, ओके। तो पायरोक्सिन क्या है, तो इग्नियस मिनरल्स हैं, ठीक है, डार्क कलर्ड होते हैं, ठीक है, बसाल्ट या गैब्रो में पाए जाते हैं, ओके। तो जैसे कैरोलिनाइट है, तो कैरोलिनाइट जो है हमारा वो चाइना में यूज होता है सिरामिक्स और ये सब बनाने के लिए, ठीक है। वो वाइट क्ले उसको बोलते हैं, ठीक है। तो केरे मिनरल्स यहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत फाइन पार्टिकल्स होगा, ठीक है, हाइड्रस होते हैं, फॉर्म वाया वेदरिंग ऑफ रॉक, जैसे फेल्सपर माइक का भी हम देखें, ठीक है। की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हाई सरफेस एरिया होगा, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगा, स्वेलिंग श्रिंकिंग का कैपेसिटी होगा, प्लास्टिसिटी होगा जब वो भींगे होते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशंस क्या है, तो सिरामिक्स पॉटरी में, सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी में, कंस्ट्रक्शंस में, इन्वायरमेंटल बैरियर्स में, कॉस्मेटिक्स में, पेपर कोटिंग में, ये सब जगह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इनके स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड होते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल सीट होती है, ऑक्टाहेड्रल सीट, ऐसे लेयर्ड होते हैं, एक ऊपर एक ऊपर ऐसे ले, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं। बाकी और भी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लिखी हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब है नेक्स्ट कि व्हेन ए बॉटल ऑफ फुली पैक्ड वाटर इन प्लास्टिक बॉटल इज़ फ्रोजन, तो क्या होगा, अगर फ्रोज कर रहे हो तो अब क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कि अगर आप फुली पैक्ड वाटर को अगर, ठीक है, फुली फ्रोजन करोगे तो क्या होगा, तो ठीक है, तो इसका होगा ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम इनसाइड द प्लास्टिक बॉटल, बॉटल क्रैक हो जाएगा, कि आइस जब फ्रीज होता है तो एक्सपैंड करता है, ठीक है, मॉलिकुलर एक्सपेंशन होता है। ये एनोमलस बिहेवियर है, ठीक है, वाटर का, कि जब वो फ्रीज होगा, ठीक है, मोस्ट सब्सटेंस जो होते हैं ना फ्रीज होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आइस वाटर के साथ क्या है, जब फ्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है लगभग 9% के आसपास, ठीक है। तो इसका ये सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल में दिए हुआ आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द गैसेस इंक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ, कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये तो बेटर है कि आप याद कर लो, इसकी सीट भी मैंने शायद दी होगी, टेबल भी, क्योंकि ये पूछता है, कई जगह ये काम आएगा, ठीक है, और इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द गैसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर, की किसका सबसे कम है और किसका सबसे कम ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें हम
ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, GWP, तो अ मेजर ऑफ हाउ मच हीट ए गैस ट्रैप्स इन द एटमोसफेयर, कि कोई एयर गैस है तो कितना हीट ट्रैप करता है ओवर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, मतलब यूजुअली 100 ईयर्स लेते हैं, कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं 1, ठीक है, उसके अब कंपेरिजन में सबको देखते हैं कि जितना हीट ये ट्रैप करता है ना, उसको 1 लेते हैं, 100 ईयर्स में जितना ट्रैप करेगा उसको मान लेते हैं 1। अब उसके पर्सपेक्टिव में, ठीक है, उसके रिलेटिव में, उसके रिलेशन में बाकी को हम देखते हैं, नॉट पर्सपेक्टिव, रिलेशन में बाकी को हम गैसेस को देखते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बेस लाइन ले लिए, उसका 1 है। मीथेन का क्या होता है, ठीक है, तो 28 से 36, ठीक है, तो उसके इतने टाइम्स ज़्यादा है। नाइट्रस ऑक्साइड का हो गया 265 to 298, ठीक है। फ्लोरिनेटेड गैस सोचते हैं तो 1000 to 10,000 ईयर्स होता है, 10,000 to 10,000 टाइम्स होता है, ठीक है। अब इस पर हम वापस आते हैं, ठीक है। तो सबसे इसका हम सही आंसर निकालेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो उसको देखते हैं। तो अभी हमने देखा, तो सबसे कम किसका है, CO2 का 1, उसके बाद मीथेन, उसके बाद नॉक्स। तो सही आंसर क्या है हमारा, C है ना। नॉक्स में हो गए अलग तरह के, ठीक है, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। तो GWP जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो मेजर करता है कि कितना हीट जनरेट होगा, ठीक है। CO2 को हम रेफरेंस में लेते हैं, उसका 1 मानते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी, एग्जॉस्टिव लिस्ट है किसका कितना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम की, वो कई बार इस पर भी क्वेश्चन आता है LNG की एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम की, उनका जीवन कितना है, कितना लंबा वो रहते हैं एटमॉस्फेयर में। और ये हमारा GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है, AR6 के हिसाब से जो हमारा सिंथेटिक, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट थी कॉप की, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से है, ठीक है। तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबके दिए हुए हैं, ओके। सबसे हाईएस्ट किसका है, NF3 नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का है ना, इससे भी ज़्यादा, अच्छा हाँ इससे भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, ठीक है। और ये रह भी रहा है बहुत साल, 3200 साल, इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। CF4 है जो परफ्लोरोमीथेन, उसकी लाइफ तो 50,000 साल है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं लिस्ट। तो इसको एक बार आप देख लेना, इसमें सोर्स भी दिया है किसका, कहाँ से सोर्स है, तो ये दिमाग में रहेगा ना, तो बहुत सारे सवाल यहाँ से भी बन जाएंगे, ठीक है। ये पॉल्यूटेंट है तो उनके भी हैं, जैसे NOx है, ठीक है, ओके। SO2 है, ब्लैक कार्बन है, तो ये सबके भी दिए। नेक्स्ट हमारा है कि अब करेक्ट ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग एनर्जी कंटेंट, कि एनर्जी कंटेंट मतलब हो गया कि कैलोरीफिक वैल्यू का पूछा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या होगा कि हीट एनर्जी कितना रिलीज होता है पर केजी फ्यूल बर्न्ड, ठीक है, कि कितना किलो जूल या मेगा जूल एनर्जी रिलीज होगा अगर हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं 1 किलो, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है, ओके। तो इसमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा, जैसे कि एक LPG है, तो LPG काफ़ी प्योर होता है, जो जितना प्योर होगा, जिसमें जितना कम वाटर होगा, वो उतना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उनका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लो, इसमें है काउडंग, तो काउडंग है, ओके। तो काउडंग का क्या हाल होगा, ठीक है, हमें इंक्रीजिंग एनर्जी कंटेंट के हिसाब से अरेंज करना है ना, हाँ ठीक है, कि सबसे कम, फिर सबसे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, ओके। तो काउडंग का है, तो सबसे कम तो इसी में होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होते हैं, मॉइस्चर भी होता है, तो इसका सबसे कम एनर्जी होगा। फिर वुड आ गया, उससे ज़्यादा होगा, गैसोलीन का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। तो उसका सही आंसर कौन सा होगा, तो जिसमें काउडंग से शुरुआत हो, या तो ये डिक्रीजिंग, अच्छा क्वेश्चन का ऑप्शन भी गड़बड़ है, हो सकता है टाइप में गलत होगा, या तो ये डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर हो, तो अगर डिक्रीजिंग का होगा तो ये गैसोलीन सही आंसर होगा, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, ओके। तो कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या होता है, काउडंग क्या होता है, वुड क्या होता है, ओके। अब यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि किसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है,
एंथ्रासाइट कोल का कितना, बिटुमिनस का कितना, लिग्नाइट का कितना है, पेट्रोल का कितना, डीजल का कितना, केरोसिन का कितना, फ्यूल ऑयल का कितना है, ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है, लगभग एवरेज दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि फ्यूल टाइप, ठीक है, तो वो हो गया फॉसिल फ्यूल्स। अब इस तरह के हैं जैसे ड्राई वुड, वुड चिप्स, वुड पैलेट्स, ठीक है, काउ डंग, राइस हस्क, ठीक है, बैगास, कॉटन स्टैक्स। तो इसके आधार पे भी दिया हुआ कि कितने उसके, ठीक है, किलो जूल में दिया हुआ पर केजी, और मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है। और वेस्ट टाइप जो है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसका कितना होता है उसमें एनर्जी, ठीक है, कंटेंट, ठीक है, जो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल हैं वो कितने होते हैं, टायर्ड ड्राइव्ड फ्यूल हैं तो उसमें कितना होता है, फूड वेस्ट में कितना होता है। तो ये सब मिक्स करके ना क्वेश्चन बनते हैं, तो मोटा मोटी दिमाग में रखना है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एकदम से रटना ही है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है कि ए मैन वेइंग 70 kg ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, कि यहाँ पे 70 किलो का धरती पे, तो सरफेस ऑफ मून पे कितना किलो का होगा। तो वहाँ की ग्रेविटी हमें पता है कि 1/6 होती है, तो 1/6 ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सिंपल सा, इसमें ज़्यादा दिमागी नहीं लगाना है, ठीक है। अगर किसी को पूरा कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे दिया हुआ है ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से सब कुछ, आप उसमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, और फिर उसको आप निकाल सकते हो। ओके, तो ओके डन। तो हमने 2009 का, ठीक है, पेपर कंप्लीट के लिए आई थिंक 2009 के जून या जुलाई का, ठीक है। तो 2009 का जो नेक्स्ट पेपर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जो बाकी टॉपिक्स है वो भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे जो इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस के हैं। ओके, आप इसमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि साउंड इसमें कैसा था, इम्प्रूव था, नहीं था, कैसा था, ठीक है। थैंक यू।